आज के टॉप जनरल स्टडीज़ क्वेश्चंस। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मानस भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों के लिए भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसे मानस मादक पदार्थ निषेध अधिसूचना केंद्र या नारकोटिक्स प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस सेंटर कहा जाएगा। इसका लॉन्च 18 जुलाई को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD नाकॉर्ड की 7वीं बैठक के दौरान होने वाला है। हेल्पलाइन, जिसमें एक विशिष्ट फ़ोन नंबर 1933-1933 और एक ईमेल पता info.ncbmanas@gov.in है, का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने का एक सुरक्षित और आसान तरीका प्रदान करना है। मानस के उद्देश्य और कार्यप्रणाली। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मानस। मानस एक ऑल इन वन सेवा है जो मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित अपराधों से लड़ने में मदद करती है। यह लोगों को एक वेबसाइट ncbmanas.gov.in और अन्य तरीकों के माध्यम से सीधे अपराधों की रिपोर्ट करने की सुविधा देकर ऐसा करता है। अवैध नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद, भंडारण, बनाना और ऐसी दवाएं या पदार्थों को उगाना जैसे अपराध जो आपको नशा महसूस कराते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB पत्रकारों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। श्रीनगर में NCB का नया जोनल कार्यालय खोला गया है और 2023 के लिए NCB की वार्षिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई है। NCORD नाकॉर्ड प्रणाली, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था और 2019 में सुधार किया गया था, इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों को एक साथ काम करने में मदद करता है। इसे विशेष कार्य टीमों के निर्माण, दवा निपटान अभियान, जिसे कि हम ड्रग डिस्पोजल ड्राइव भी कह सकते हैं, और अन्य कार्यक्रमों द्वारा और भी मजबूत बनाया गया है, जिनका उद्देश्य भारत में नशीली दवाओं की समस्या को रोकना है। नार्को समन्वय केंद्र नाकॉर्ड 2021 में भारत के महाराष्ट्र में खोला गया था। यह कानून परिवर्तन एजेंसियों को नशीली दवाओं के अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने में मदद करता है। आइए अब कुछ जानते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत की ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है जो नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय से संबद्ध है, जिसे नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम 1985, जिसे कि हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट 1985 भी कह सकते हैं, कि प्रशासन के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। स्वापक औषधियों जैसे नारकोटिक ड्रग्स और मन प्रभावी पदार्थों साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निदेशक सिद्धांतों पर आधारित है, जो राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाइयों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है। आइए अब हम बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की विधायी नीति लेजिस्लेटिव पॉलिसी के बारे में। तो NCB की व्यापक विधायी नीति लेजिस्लेटिव पॉलिसी 3 केंद्रीय अधिनियमों सेंट्रल एक्ट्स पर आधारित है।
पहली, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, जिसे कि हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भी कह सकते हैं। सेकंड, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, जिसे कि हम द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 भी कह सकते हैं। तीसरा, स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988, जिसे कि हम द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 भी कह सकते हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जो 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ, ने अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन का स्पष्ट प्रावधान किया। इस प्रावधान की उपस्थिति में भारत सरकार ने 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शीर्ष समन्वय एजेंसी है। यह अपने क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के माध्यम से एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। अगर हम इसके जोनल ऑफिसेस के बारे में बात करें तो यह विभिन्न जगहों पर स्थित है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में स्थित है। अगर हम इसके सब जोनल ऑफिसेज या उप क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यह ऑफिसेज अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरै, मंडी, रायपुर, रांची और कोच्चि में स्थित है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी के जोनल और उप जोनल कार्यालयों का निर्वहन जोन और उपजोन मादक दवाओं, नारकोटिक्स ड्रग और मनोदैहिक पदार्थों की साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की जब्ती, अध्ययन के रुझान और कार्यप्रणाली से संबंधित डेटा एकत्र करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं और उसका प्रसार करते हैं, और सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट सहयोग में काम करते हैं, जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह ड्रग कानून प्रवर्तन में लगे विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम करते हैं। एनसीबी का अंतर्राष्ट्रीय समन्वय। एनसीबी सभी संयुक्त राष्ट्र औषधि सम्मेलनों और सार्क सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है। एनसीबी इज़ अ सिग्नेटरी टू ऑल यूएन ड्रग कन्वेंशन एंड सार्क कन्वेंशन। 24 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और 13 देशों के साथ समझौता ज्ञापन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद 24 कंट्रीज़ एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 13 कंट्रीज़। आतंकवाद और नशीली दवाइयों की तस्करी विरोधी संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से 28 देशों क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग। कोऑपरेशन विद 28 कंट्रीज़ रीजनल ग्रुप्स थ्रू जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन काउंटर टेररिज्म एंड एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड और डीएलओ के साथ संपर्क। लाइजनिंग विद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB एंड DLOs। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है। फंक्शन ऑफ एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ड्रग्स कानून प्रवर्तन में लगे विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय। कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज एंगेज इन ड्रग लॉ एनफोर्समेंट। औषधि कानून प्रवर्तन प्रयासों में राज्यों की सहायता करना। असिस्टिंग स्टेट्स इन एनहांसिंग देयर ड्रग लॉ इन एनफोर्समेंट एफर्ट। आसूचना का संग्रह और प्रसार, कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। जब्ती आंकड़ों का विश्लेषण, रुझानों का अध्ययन और कार्यप्रणाली का अध्ययन। एनालिसिस ऑफ सीज्योर डाटा, स्टडी ऑफ ट्रेंड्स एंड मॉडस ऑपरेंडी। राष्ट्रीय औषधि प्रवर्तन सांख्यिकी तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल ड्रग एनफोर्समेंट स्टैटिस्टिक्स। UNDP, ICB, इंटरपोल, सीमा शुल्क सहयोग परिषद,
RILO आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क, लाइसेंसिंग with international agencies such as UNDCP, INCB, Interpol, Custom Operation Council, RILO etc. खुफिया और जांच के लिए राष्ट्रीय संपर्क बिंदु, नेशनल कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। युआन चैलेंज क्या है? युआन चैलेंज से हम क्या समझते हैं? भारत हाल के वर्षों में रूस के साथ अधिक व्यापार करके अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर होने और अपनी तेल आयात लागत को कम करने की कोशिश कर रहा है। 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि 2022 में यूक्रेन में युद्ध के बाद रिश्ते बदल गए। भारत ने रूस से बहुत अधिक तेल खरीदा। रूस को भारत के व्यापार असंतुलन से लाभ हो रहा है क्योंकि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर पैसे बचाता है, लेकिन व्यापार को संतुलित करने के लिए पर्याप्त निर्यात नहीं कर रहा है, जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024 में $66 बिलियन से $57 बिलियन के घाटे पर है। असंतुलित व्यापार की चुनौती। रूस के साथ भारत के भारी व्यापार अंतर के कारण रूसी तेल निर्यातक अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए के बजाय चीनी युआन में भुगतान करना चाहते हैं। चीन और रूस के बीच अधिक समान व्यापार के साथ जहां युआन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यह परिवर्तन हुआ है। चीनी मुद्रा युआन रूसी बाज़ार में अधिक आम हो गई है, जिससे रुपए का दुनिया भर में उपयोग करना कठिन हो गया है। आइए अब हम जानते हैं रूस की कुछ निर्यात चुनौतियों के बारे में। रूस को भारत का निर्यात निजी बैंकों के बीच संभावित पश्चिमी दंड के बारे में चिंताओं से प्रभावित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त पोषण के लिए आवश्यक है। इस बात से चिंतित है कि रूस के साथ काम करने से पश्चिम में उनके परिचालन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अधिकांश निजी बैंक रूस के साथ व्यापार करते समय सतर्क रहते हैं। रूबल के लिए रुपए की अदला बदली एक जटिल मुद्दा है, जो व्यापार भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करना और भी कठिन बना देता है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास। दुनिया भर में रुपए को अधिक व्यापक रूप से उपयोग करने की भारत की योजना उसके व्यापार भागीदारों की अनिच्छा और अपतटीय विदेशी मुद्रा बाजारों में रुपए की सीमित उपयोग के कारण धीमी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का इरादा जुलाई 2022 में एक योजना शुरू करके रुपए की भूमिका को बढ़ाने का था, जिसके तहत रुपए का उपयोग विदेशी बाजार में भुगतान के रूप में किया जाएगा। हालांकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती युआन की तुलना में रुपए की अस्थिरता और व्यापार सौदे में सीमित उपयोग समस्याएं बनी हुई हैं। आइए अब हम जानते हैं भविष्य की व्यापार संभावनाएं और रणनीति योजनाओं के बारे में। फ्यूचर ट्रेड प्रॉस्पेक्ट एंड स्ट्रैटेजिक प्लान्स। व्यापार घाटे पर काबू पाना और आर्थिक एकता को बढ़ावा देना ऐसी चीज़ है जिस पर भारत और रूस कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। व्यापार बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) के साथ संभावित व्यापार समझौते के बारे में बात करना और रसायन, धातु और परिवहन योजना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग में सुधार करना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान और अधिक व्यापक बनाना है, संभवतः वर्तमान समस्याओं से निपटाना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने में मदद करना है। कोटे डी आइवर। पश्चिमी अफ्रीका में एक देश में नई उच्च दक्षता वाली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है। कोटे डी आइवर में R21 मैट्रिक्स M R21 वैक्सीन की शुरुआत दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पिछले साल वैक्सीन को मंजूरी दी थी और यह पहली बार है कि इसे देश में सभी को दिया गया है। आइए इस वैक्सीन के विकास एवं अनुमोदन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करें। नोवावैक्स ने R21 या
मैट्रिक्स एम वैक्सीन में अपनी मैट्रिक्स एम सहायक तकनीक का योगदान दिया, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा बनाया गया था। इसे WHO के तहत सख्त विनियामक और नैदानिक परीक्षणों से गुजारा गया, जिससे साबित हुआ है कि यह काम करता है और सुरक्षित है। आइए अब इस वैक्सीन के उत्पादन एवं वितरण के बारे में जानें। टीका अत्यधिक प्रभावी है और इसे केवल एक छोटी खुराक की आवश्यकता होती है, जिससे इन्हें जल्दी से बनाना संभव हो जाता है। पहले ही 25 मिलियन खुराकें बनाई जा चुकी हैं और उस संख्या को प्रतिवर्ष 100 मिलियन खुराक बनाने की योजना है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह कितना सस्ता है। प्रत्येक खुराक की कीमत $4 से भी कम है। लक्ष्य 16 क्षेत्रों में 0 से 23 महीने के लगभग 2,50,000 बच्चों का टीकाकरण करना है। कोटे डी आइवर के अलावा वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भी मंजूरी दी गई है। R21 मैट्रिक्स एम और RTS-S नामक एक अन्य वैक्सीन के जारी होने के से हर साल हज़ारों लोगों की जान बचाने का अनुमान है। गावी की मदद से 15 अफ्रीकी देशों ने 2024 तक इस टीके का उपयोग करने की योजना बनाई है। इससे 2 वर्षों में लगभग 6.6 मिलियन बच्चों की रक्षा होगी। आइए अब हम बात करते हैं मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य। वर्ष 2000 के बाद से भारत में मलेरिया के मामलों में आधे से अधिक की कमी आई है और मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 2/3 से अधिक की कमी आई है। WHO विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 और 2018 के बीच मलेरिया के मामलों को कम करने वाले शीर्ष 11 सबसे अधिक मलेरिया बोझ वाले देशों में से एक के रूप में भारत ने मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय 28% की कमी और मलेरिया से संबंधित मौतों में 41% की कमी दर्ज की है। यह 2016 और 2017 के बीच मलेरिया के मामलों में 24% या 24% की गिरावट के अतिरिक्त है। भारत में मलेरिया को ख़त्म करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। 2016 में भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए अपना पहला राष्ट्रीय ढांचा पेश किया। 2019 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए फंडिंग में 25% से अधिक की वृद्धि की और एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड में दाता के रूप में समर्थन बढ़ाया। वोल्बाचिया बैक्टीरिया क्या है? अमेरिकी शोधकर्ता मार्शल हर्टिंग और शिमोन बर्ट वोल्बैक 100 साल पहले वोल्बाचिया बैक्टीरिया और आर्थ्रोपोड के बीच संबंध को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह देखा गया कि यह बैक्टीरिया बग कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, जो कई आर्थ्रोपोड्स में से एक सामान्य घटना बन गई। जून में शेनयांग कृषि विश्वविद्यालय SAU द्वारा प्रकाशित अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अध्ययनों में से एक में दिखाया गया है कि कैसे वोल्बाचिया बैक्टीरिया ने ततैया एनकार्सिया फार्मोसा की प्रजनन प्रणाली को बदल दिया है, जिससे केवल महिलाओं के समूह बन गए हैं। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जैविक कीट नियंत्रण के लिए, क्योंकि ई फार्मोसा खेतों में विनाशकारी सफ़ेद मक्खियों को खाता है। वोल्बाचिया के प्रभाव को समझना। वोल्बाचिया बैक्टीरिया केवल मादा कीड़ों के माध्यम से ही पारित हो सकते हैं, क्योंकि वे अंडों में पाए जाते हैं लेकिन शुक्राणु में नहीं। इस वजह से बैक्टीरिया के पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रजनन की अधिक संभावना होती है, जो मेजबान समूहों में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को बदल सकता है। SAU के वैज्ञानिकों ने देखा कि जंगली में ई फार्मोसा ततैया के पास लगभग हमेशा मादा बच्चे होते थे। प्रयोगशाला में अधिक प्रशिक्षणों से पता चला कि मादा ततैया को टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स देने से उसमें अधिक नर संतानें पैदा हुई, लगभग 70% संतानें। इससे पता चला कि वोल्बाचिया की सामान्य मात्रा के कारण ततैया के अंडों
में गुणसूत्र दोगुना हो गए जो निषेचित नहीं हुए थे, जिससे ज़्यादातर मादा विकास हुआ। संभावित चुनौतियां और भविष्य की दिशाएं। प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के बारे में चिंताएं इस तथ्य से बढ़ जाती हैं कि प्राकृतिक समुदायों में कोई नर नहीं है। एंटीबायोटिक उपचार के बाद प्रयोगशालाओं में पाले गए नर संभोग में रुचि नहीं रखते थे या सक्षम नहीं थे, जिससे पता चलता है कि लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण आनुवंशिक या व्यवहारिक परिवर्तन हो सकते हैं जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए और अधिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है कि क्या ये नर प्रजनन कर सकते हैं, और यदि कोई प्राकृतिक दुर्लभ नर घटना खराब आनुवंशिक उत्परिवर्तन को बनाने से रोकने के लिए जीन विनिमय में मदद कर सकती है। सबीरा हारिस ने ISSF जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता। इटली के पोर्टपेटो में ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज सबीरा हारिस ने महिला ट्रैप वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। यह एक अद्भुत खेल आयोजन था। इस जीत के साथ भारत ने इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपने खाते में एक और पदक जोड़ लिया। अंतिम राउंड में सबीरा हारिस ने 40 में से 29 निशाने लगाकर दिखा दिया कि वह निशानेबाजी में कितनी अच्छी हैं। इटली की सोफिया गोरी के बाद, जिन्होंने 50 में से 39 निशाने लगाकर रजत पदक जीता, उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह पोडियम पर रहेंगी। 40 का पूर्ण स्कोर प्राप्त करने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरी गैरिसन को स्वर्ण पुरस्कार मिला। फाइनल से पहले सबीर क्वालिफायर में शानदार स्थिति में थी, जहां उनसे 113 के शानदार स्कोर के साथ 6 निशानेबाजों के फाइनल में जगह बनाई। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 ISS जूनियर विश्व कप ISSF जूनियर विश्व कप का वार्षिक संस्करण है जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा शासित है। 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल स्पर्धाएं फरवरी 2024 में ग्रेनेडा, स्पेन में आयोजित की गईं। शॉटगन स्पर्धाएं अक्टूबर 2024 में लीमा, पेरू में आयोजित की गईं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप चलाता है, जो युवा शूटिंग एथलीटों के विकास के बारे में है। शुरुआत से ही इस आयोजन ने युवा एथलीटों, आमतौर पर 21 वर्षों से कम, को राइफल, पिस्तौल और शॉटगन खेलों में अपना कौशल दिखाने का मौका दिया है। हर साल आयोजन स्थल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खेले जाते हैं, जिससे प्रतिभागियों को बेहतर विदेशी अनुभव मिलता है। विशेष रूप से यह खेल युवा निशानेबाजों को अनुभव प्राप्त करने और संभवतः युवा ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने का बड़ा एक मौका देता है। ओलंपिक मानकों को पूरा करने वाले विभिन्न खेलों में पदक दिए जाते हैं। यह एथलीटों को प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।